नमस्कार नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, पूरे विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस पृथ्वी में, पूरे इस दुनिया में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी लोगों का इस वीडियो में सबसे पहले आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन UP SSC इनके द्वारा जो हर साल जेई रिक्रूटमेंट होता है जूनियर इंजीनियर सिविल वालों में, मतलब कि जिनको जो UP SSC के अंदर अलग अलग विभागों के अंदर जो जूनियर इंजीनियर, बेसिकली इंजीनियर्स की वैकेंसी जो आती है हर साल, वो इस बार की UP SSC द्वारा आउट हो गई है, जिसके अंदर आप लोगों की जो वैकेंसियां हैं वो 2800 प्लस से भी ज़्यादा है, यानी कि 2800 से भी ज़्यादा लोगों की रिक्रूटमेंट होगी इस वैकेंसी पर, जिसके लिए नोटिफिकेशन जो आप लोगों का है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस, इस पोस्ट पर सैलरी क्या होगा और क्या काम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, और इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा इस रिक्रूटमेंट पे, उसका एग्ज़ाम पैटर्न और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे, इसको लेकर नोटिस डिटेल्ड आउट हो चुका है UP SSC द्वारा, मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन द्वारा 2024 का। दोस्तों, बता दूं, ये वैकेंसी उसके लिए होती है जो यूपी स्टेट का पैट एग्ज़ाम पास कर लेता है, वो भी 23 वाला, वो 24 की वैकेंसी लेगा। जो 24 का पैट पास करेगा वो 25 वाले जो ईयर में वैकेंसी आएंगी वो ले पाएगा। मतलब अगर आप लोगों ने 2023 के नवंबर मंथ में जो आपका यूपी पैट हुआ था 23 के नवंबर में, वो जिन लोगों ने दिया था वही लोग जिनका रिजल्ट आप देख पाए होंगे 30 जनवरी को आ गया था, और अगर आप उन दिनों अपना रिजल्ट देख पाए थे और आपके रिजल्ट में लिखा था प्रोविजनली पास्ड, बेसिकली प्रोविजनल लिखा हुआ था वो रिजल्ट में, और कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर ऐसा पॉइंट नहीं लिखा था कि आप फेल्ड हैं, और स्पेशली आपके जो मार्क्स आए हैं पैट के अंदर वो जीरो और माइनस में से ऊपर है, मतलब कि अगर पॉजिटिव में 0.234 भी आ रहा है, परसेंटाइल में आता है आपका यूपी पैट रिजल्ट, क्योंकि वो एक से ज़्यादा शिफ्ट का एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में होता है हर साल, मतलब 2 दिन लगातार चलते हैं और वो 4 शिफ्ट के अंदर वो एग्ज़ाम हो जाता है। तो आपका जो यूपी पैट था 23 वालों का, उनको बता दूं कि आपका रिजल्ट तो कब का आ चुका है, जनवरी एंड में, और अब उसके बाद आप एक के बाद एक वैकेंसी देख पा रहे होंगे पैट के से जुड़ी हुई। आज ये 8वां नोटिफिकेशन है UP SSC द्वारा, जो कि पैट के लिए ही है। बेसिकली इसके अंदर इन्होंने लगभग 6 से 7 नोटिफिकेशन डायरेक्ट पैट वालों के ही दिए हैं, ये भी पैट वालों का ही है। मतलब कहना यही है, UP SSC की मोस्ट ऑफ द वैकेंसी बेसिकली स्टेट उत्तर प्रदेश में जो ग्रुप B और C की वैकेंसी आती हैं, जो कि मोस्टली आप लोगों को पैट से दिलवा देती हैं। मतलब पैट एग्जाम किसी ने पास कर दिया, एक बार जाकर दे आया वो सेंटर पे, यूपी स्टेट के किसी भी जगह पर उसका सेंटर पड़ा होगा, वहाँ वो गया और यूपी पैट देकर अगर वो आ गया और उसके रिजल्ट में अगर 0 से ऊपर मार्क्स हैं, भले ही उसके 2, 3, 4 कितने भी हों, तो वो पैट वाला कैंडिडेट इसमें मेंस एग्जाम में बैठ सकता है। बेसिकली क्राइटेरिया यही है कि पैट एग्जाम उसका जो है दिया हुआ होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन होती है। ठीक है जी, यूपी पैट। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके से प्रीलिम्स एग्जाम है। पैट मतलब प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम। अगर आप लोग नए हो तो आपको बता दूं, इंडिया देश के यूपी स्टेट में हर साल एक यूपी पैट नाम से एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम को जो भी लोग दे देते हैं और वो उसके बाद अगर सही नंबर लाते हैं तो वो डायरेक्ट उसके बाद एक मेंस एग्ज़ाम, हर रिक्रूटमेंट ग्रुप B और ग्रुप C के लिए वो लोग अपना मेंस एग्ज़ाम लेते हैं यूपी स्टेट में। फिर मेंस एग्ज़ाम जो लोग पास कर लेते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, तो फिर उसके बाद जो कट ऑफ आती है मेंस की, उसके बिहाफ पर, बेसिकली जो मेंस का रिजल्ट आता है उसकी जो कट ऑफ आती है उसके बिहाफ पर लोग उसके बाद अगर कुछ पोस्ट पर इंटरव्यू है तो होगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर ज्वाइनिंग होकर आपको जॉब मिल जाती है। ये प्रोसेस यूपी स्टेट में ग्रुप B और ग्रुप C के पोस्टों का है। अभी आप लोगों को बता दूं, ये ग्रुप B ग्रुप C क्या है। पूरे इंडिया देश में आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स आती है वो ग्रेड वाइज और ग्रुप वाइज आती हैं। आपके जो पे स्केल सरकार डिसाइड करती है कि किसको कितना सैलरी मिलेगा, वो ग्रुप वाइज डिसाइड होती है। किसको कौन सा जो है HRA मिलना है, किसको हाउस रेंट अलाउंस मिलना है, किसको घर मिलना है, कौन से पोस्ट पर मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट होंगे, DA कितना होगा, और बाकी सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो आपकी गवर्नमेंट जो होती है वो ऑल इंडिया बेस पर ग्रेड वाइज डिसाइड करती है। ग्रुप वाइज लोगों की सैलरी और ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं।
कौन? गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो लोग ये सब डिसाइड करते हैं। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर ही एक पोस्ट आता है जूनियर इंजीनियर यानी जेई, ये सिविल वाली है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसी 2800 प्लस के करीब आई है। इसमें ऑल इंडिया, पूरा इंडिया, चाहे कर्नाटका से हो, केरला से हो, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी के मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, कोई से भी जेंडर के लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको पैट पास आउट होना चाहिए। बेसिकली पैट 23 अपीयर्ड होने चाहिए आप, ठीक है। 2022 जो पिछले वाला था उसका पैट नहीं लिया जाता है क्योंकि पैट का स्कोर कार्ड सिर्फ 1 साल ही चलता है। मतलब जिसने भी जिस साल का पैट एग्जाम दिया है तो उसके बाद वो 1 साल की रिक्रूटमेंट्स की वैकेंसियों में एलिजिबल है, और अगर वो उसके अगले साल लेना चाहेगा तो उसको पैट दोबारा देना पड़ेगा। ये इसमें क्राइटेरिया है, ठीक है। पैट की एलिजिबिलिटी सिंपल होती है, कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए मिनिमम, वो 12th अपीयर्ड भी हो सकता है, उसके अलावा ग्रेजुएट और ये सारी क्वालिफिकेशन पैट के लिए लगती है। मिनिमम 12th उनको चाहिए होता है, अपीयर्ड या पास आउट, ठीक है। और ऑल इंडिया का इसमें एलिजिबल होता है कैंडिडेट पैट के लिए। और पैट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि काफ़ी सारी वैकेंसियों के लिए एक सिंगल एग्जाम है, आप मान सकते हैं, यूपी स्टेट के लिए, ठीक है भाई। तो जिसने भी दिया था 23 वाला, तो उनके लिए यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जेई रिक्रूटमेंट, जेई फॉर द सिविल इंजीनियर्स, वो नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर होगा। एलिजिबिलिटी से लेकर फॉर्म भरने से लेकर वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस। इस एग्जाम को मुख्य एग्जाम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम ये लोग पैट वाला ले लेंगे, तो प्री हो गया, मेंस ये करवा लेंगे, उसके बाद ये लोग आपके जो है डीवी करवा के ज्वाइनिंग दे देंगे। तो इस तरीके से चलेगा। तो यूपी ट्रिपल एससी जेई रिक्रूटमेंट का नोटिस इस वीडियो में डिस्कस होगा। कैसे अप्लाई करेंगे उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। हालांकि वो एक्टिव अभी नहीं होगा, वो 5वें महीने में एक्टिव होगा, यानी आज से आप देखोगे तो 50 दिन के बाद वो लिंक एक्टिव होना है, ठीक है। तो एक एक चीज डिस्कस होगी इस रिक्रूटमेंट के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। समझ आ जाए तो पूरे इंडिया में सर्कुलेट कर देना, हर जगह पहुंचा देना इस जानकारी को, और खुद भी अगर एलिजिबल हो तो फॉर्म भर लेना। अगर यूपी स्टेट में वैकेंसियां ढूंढ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो, तो पैट ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो उसको आप लोग दे सकते हो। इस बार 2024 का जो पैट का एग्जाम होगा वो आप लोगों का फिर से वही, आप लोगों के जो फॉर्म आएंगे वही अगस्त सितंबर के करीब आते हैं। 2-3 महीने पीछे ही एग्जाम होने से फॉर्म आते हैं। जैसे कि पिछली बार का जो फॉर्म आया था वो नवंबर में एग्जाम हुआ, तो उससे पहले ही अक्टूबर या उससे 2-3 महीने पीछे नोटिफिकेशन दिया गया, उसके बाद फॉर्म भरवाए, और इस तरीके से रहा। पैट का रिजल्ट आने में समय जाता है आंसर, क्योंकि ये पूरे स्टेट पे चल रही है चीज़, और इसके अंदर क्या है कि पूरे इंडिया से लोग जा रहे हैं उस स्टेट में एग्जाम देने, तो इस वजह से इनको प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन साल में एक बार होता है, इस बात का थोड़ा सा आपको इसमें फोकस रखना होगा, ठीक है जी। तो आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के वेबसाइट पे आ जाना। आपको यहाँ पर जैसे ही आओगे, एक बार थोड़ा सा इसको हम एक बार आपके लिए रीलोड करते हैं, तो आप देखोगे तो यहाँ पर 7 तारीख का आप देख सकते हो, ये 8वां रिक्रूटमेंट है। इससे पहले 7 रिक्रूटमेंट निकले हुए हैं, जिसमें से तीन रिक्रूटमेंट के फॉर्म आप देखोगे यहाँ पर चल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए, ये 1, 2, 3 जो इस साल की 3 पहली रिक्रूटमेंट है, उन तीनों के फॉर्म चल रहे हैं अभी, ठीक है। हाँ, ये जल्दी ही क्लोज हो जाएंगे। मैं तीनों ही मैंने सारे रिक्रूटमेंट डिस्कस करे थे यूपी ट्रिपल एससी के, ये मैं 8वां डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 6 से 7 कवर कर चुका हूँ, और इसमें मैं आपका 8वां रिक्रूटमेंट डिस्कस कर रहा हूँ यूपी स्टेट वालों का, ठीक है जी। हाँ, ये आपका फॉर्म 15, ये करीबन मान लो ये जून में फॉर्म, ये जो है मई में फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और जून में क्लोज हो जाएगा। ये इसमें जो है टाइम लाइन दी हुई है फॉर्म भरने की ऑनलाइन में, ठीक है। आप इसको क्लिक कर लेना, आपके पास ये आ जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से, यूपी स्टेट के लखनऊ से नोटिस रिलीज करता है। ये 8वां रिक्रूटमेंट 24 ईयर का है। इसमें कह रहे हैं अवर अभियंता सिविल, यानी कि अवर अभियंता मतलब हो जाता है जूनियर इंजीनियर सिविल, इनको चाहिए, जिसको ये मेंस एग्जाम कराएंगे। ये 8वां रिक्रूटमेंट इनका है, और ये इन्होंने 7 तारीख यानी कल रिलीज करा है शाम में। और ये लोग कह रहे हैं कि 7 मई से फॉर्म चालू कराएंगे, और 7 जून में हम फॉर्म बंद कर देंगे। और फीस भरने का मतलब फीस को आपने भर दिया है, उसके बाद आपका जो फॉर्म में करेक्शन होगा वो आप लोग 8 जून से लेकर 14 जून के बीच कर सकेंगे। पूरा 1 हफ्ते का समय यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डेट समझ आ गई होंगी। तो समय समझ आ गया कि भाई 7 मई से 7 जून तक फॉर्म भरना है, तो हमें पूरा 1 मंथ मिलेगा। और मैं आपके साथ ये 7 मार्च में डिस्कस कर दे रहा हूँ, यानी आप समझिए पूरा, अभी तो अप्रैल आएगा, मार्च आएगा, सॉरी अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, तो करीबन 60 डेज बाद इसका फॉर्म चालू होगा आज से, ठीक है। अब देखिए ये है क्या चीज़, मैं आपको बता देता हूँ। ये है आप लोगों का
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ से अपने नोटिस रिलीज करता है, क्योंकि मेन ऑफिस उनका वहीं पर है। तो वहां से उन्होंने नोटिस रिलीज कराया कि हम मेंस एग्जाम करवाएंगे, के अंतर्गत विभिन्न विभागों मतलब अलग अलग जो भी स्टेट गवर्नमेंट में विभाग हैं इस काम के लिए, इस पोस्ट के लिए, उसके अंदर कह रहे हैं नियंत्रणाधीन अवर अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर सिविल में सहायक विकास, इसके अंदर इनको चाहिए सहायक विकास अधिकारी के। आप इधर देखिए टोटल वैकेंसी आपको बता दूं, सहायक विकास अधिकारी के इन्होंने 2819 पद दिए हैं। सामान्य चयन व अवर अभियंता सिविल के इन्होंने 28 दिए हैं। मतलब कि जूनियर इंजीनियर में अगर सिविल की बात करें, सिविल इंजीनियर ही हैं ये सारे सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने देखिए साफ साफ बताया है कि किसको कितनी कितनी वैकेंसी वाइज हम लोग ले रहे हैं। तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इनको सहायक विकास अधिकारी के अंदर इन्होंने बताया ये ऑफिसर का नाम होगा, मतलब जूनियर इंजीनियर भी कोई ऑफिसर होगा, उसका नाम होगा सहायक विकास अधिकारी। मतलब क्या हो गया ये असिस्टेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर का इतना वैकेंसी इन्होंने दिया है। ठीक है, उसी तरीके से आप देख सकते हो। तो टोटल वैकेंसी मैं आपको बता दूं 2847 वैकेंसी इसमें आउट हुई हैं। इन्होंने कहा है भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन, मतलब जो भी इंडिया देश कंट्री के सिटीजन हैं, इंडिया में किसी भी शहर, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले, किधर भी रहते हैं, पूरे इंडिया में आप एलिजिबल हो। ठीक है, बस इसमें कंडीशन ये हो कि इसके लिए अभ्यर्थी की शॉर्टलिस्टिंग उसके प्रारंभिक यानी कि जो पैट 23 है के स्कोर के आधार पर की जाएगी। मतलब कि उसका जो उसको मेंस में बैठाने के लिए उसकी पैट 23 अपीयर्ड होना चाहिए। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पैट 23 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड मतलब जारी किया गया है। मतलब कि आपका रिजल्ट आया होगा, उसमें आपने देखा कि आपके मार्क्स 10 बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं, मतलब नेगेटिव में नहीं है और 0 भी नहीं है, उसके ऊपर ही है। तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं पैट 23 वाले। ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो 23 वाली जिन्होंने दी थी में वास्तविक यानी एब्सोल्यूट स्कोर अगर आप लोगों का जो आ रहा है या नॉर्मलाइज स्कोर में अगर कहूँ वो अगर 0 है या फिर आपका -2 -1 -0.33 करीब भी आ रहा है तो वो आप लोग नहीं भरेंगे फॉर्म। अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कहना यही है दोस्तों, नेगेटिव में मार्किंग ना हो, पॉजिटिव में भी 1 से शुरू हो रहे हो, इस तरीके के मार्क्स वाले लोग ही फॉर्म डालेंगे। परंतु यह है कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन यूआई यानी अंडर इन्वेस्टिगेशन या फिर औपबंधिक प्रोविजनल श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों के में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध है के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। मतलब ये सिंपल कह रहे हैं, परंतु ये भी आप जान लो कि जिनका रिजल्ट अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है या फिर प्रोविजनल में भी आ रहा है तो उनको भी इतना याद रखना है, इसमें भी आपका बोर्ड जो है यूपी ट्रिपल एससी वही डिसीजन लेगा। मतलब साफ साफ ये है, अगर आप 2023 का दे आए हो यूपी पैट को तो इतना समझे, अगर आपके नेगेटिव में मार्किंग नहीं है आप मेंस भर सकते हो, मेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है जी, हाँ, लेकिन आपका सिलेक्शन जो होगा वो आगे चल के पता लगेगा कि उसमें आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगी बेसिकली कैसे सिलेक्शन होना है, और कुछ तो यहाँ पर कमीशन भी डिसाइड करेगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, जो भी लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो यहाँ पे देख लें कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं। आप याद रखो दोस्तों, जब आप अपना जो आपका यूपी पैट का फॉर्म भरा होगा तो जब आपने भरा होगा तो पहले आपने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा होगा, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम और आईडी प्रूफ डालकर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। तो उस रजिस्ट्रेशन के साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिला होगा, यूपी पैट की एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गई होगी आप लोगों को, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप लॉगिन करके आगे का फॉर्म भर सकते हो ये जेई रिक्रूटमेंट पे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा भी है आवेदन कैसे होंगे, वो इन्होंने बोला है। आप देखिए ये सारे पॉइंट आप पहले रीड कर लेना, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ इसके अंदर। देखिए आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश ये है कि एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन यानी लॉगिन थ्रो पैट रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कि कैंडिडेट जो है अपना जो उसका पैट, जब उसने पैट का फॉर्म भरा था 23 वाला, तो उसके लिए वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके फिर इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, वही चीज़ें लिखी हुई हैं।
दूसरा ये है कि आप अपने पर्सनल डिटेल से भी अपना जो है आगे बढ़ सकते हो। अभ्यर्थी को 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये सब अगर उसको याद है, और अगर वो उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, डोमिसाइल व श्रेणी कैटेगरी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सारी चीज़ें डालकर भी लॉगिन हो जाएगा वहाँ पर, और ये डालकर लॉगिन ही करना है। और आपको ऐसा नहीं कि नई आईडी बनाने बैठ गए, रजिस्ट्रेशन करने लग गए, नहीं, इसी वेबसाइट से लॉगिन करना है। पहले अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से जो आपका पेट का डिटेल होगा, फिर उसके बाद OTP से वेरीफाई किया और उसके बाद अपना फॉर्म भर दिया। तो ये सारा प्रोसेस इन्होंने यहाँ लिखा है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। 2.7 पॉइंट आप ध्यान से पढ़ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा फॉर्म के अंदर, अदर डिटेल्स आपकी जो भी क्वालिफिकेशन वाली डिटेल हो गई, कहाँ सेंटर चाहिए वो डिटेल हो गई, तो ये सब चीज़ें आप डाल देना। ठीक है, एंड में डिक्लेरेशन कर देना कि सब सही दिया है मैंने और मुझे इसमें कुछ भी सुधारना नहीं है और मेरा ये फॉर्म सबमिट लो, मतलब जमा करो, इस तरीके से टिक करते हुए सबमिट कर देना है। इसमें फीस चार्ज होगा आपका 25 रुपीज़ पर कैंडिडेट, हर कैंडिडेट से चार्ज होगा, किसी भी वर्ग का है वो, उसको 25 रुपये यहाँ पर देने होंगे इस फॉर्म के। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए ये सब लिखा है, ऑनलाइन होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे, भारत पे, भीम UPI या जो भी इंटरफेस अभी इंटरनेट पर है पेमेंट के लिए, जिस भी बैंक अकाउंट से करना हो पेमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं, यही सारे पॉइंट है आपके लिए याद रखना। फॉर्म का फीस मैंने जैसा कहा, अगर आप जनरल से हो, ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में SC ST जनरल किसी में भी आते हो 25 रुपये चार्ज होंगे। यूपी स्टेट के भी अगर आप रिजर्वेशन हो तब भी 25 रुपये चार्ज होंगे फॉर्म के, क्योंकि ये आप लोगों की प्रोसेसिंग फीस है, ना कि फॉर्म की फीस। फॉर्म की फीस तो 0 ही है इस वाले रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, मतलब पैट में जो फीस चार्ज होती है वो आपसे वर्ग वाइज चार्ज होती है, 125, किसी से 75, इस तरीके की चार्ज होती है। वहीं अगर आप देखोगे जो इस फॉर्म पर चार्ज होती है वो सिर्फ 25 करके हर वर्ग से चार्ज हो जाती है, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब प्रिंट फॉर्म निकाल लेना, फॉर्म का प्रिंट जरूर निकालना जरूरी है। अगर कोई कैंडिडेट प्रिंट नहीं निकाल रहा है, फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर रहा है, तो वो गलती कर रहा है। गलती इसलिए कर रहा है क्योंकि जब वो मेंस निकाल के जब बाद में DV करवाएगा, उससे अगर प्रिंट मांग लिया और उसके पास नहीं होगा तो फिर वो बाहर हो सकता है रिक्रूटमेंट से। ठीक है, ये सब चीज़ें, हालांकि प्रिंट आप अभी नहीं निकाल रहे हो तो बाद में भी लॉगिन करके निकल जाता है। अब पता लगे कि बाद में ऑप्शन ही नहीं मिला, फिर क्या करोगे, इसीलिए फॉर्म भरते समय ही इसका प्रिंट निकाल लेना। मैं एक वीडियो अलग से आपको दूंगा UPSSC के रजिस्ट्रेशन की, और इसके अलावा आपको वैकेंसियों के फॉर्म भरने की भी वीडियो अलग दे दूंगा। ठीक है जी, चलिए ये प्रिंट हो गया, फॉर्म आपका भरना, आपको वैकेंसी समझ आ रही है, फॉर्म भरने का प्रोसेस समझ आ गया होगा। फॉर्म में करेक्शन किस चीज़ों में होता है मैं आपको बता दूं। कैंडिडेट ने अपने नाम में कोई गलती करी है, फादर नेम में, या अपने अगर मैरिड है तो अपने पति के नाम में गलती कर दी, पत्राचार का पता मतलब अपना एड्रेस अगर उसने गलत दे दिया उसमें चेंज कर सकता है। इन्होंने लिखा है अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए इन्होंने लिखा है जो नीचे लिखी हुई लिस्ट में आ रही हैं चीज़ें, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, इसके अलावा कोई चीज़ों में बदलाव नहीं करोगे। मान लो फॉर्म भरते समय जैसे कि 7 जून तक जो भी करेक्शन करनी फॉर्म भरना था आपने भर दिया, बाद में जब आप 8 जून को गए, 8 जून को आपने देखा कि भाई आपके फॉर्म में आपने काफ़ी गलत चीज़ें डाल दी हैं, तो आप करेक्शन किस चीज़ में करोगे, तो वो A से लेकर H तक जो यहाँ लिखा है इसी में करेक्शन होगा। विशेष नोट है आपके लिए, देख लेना। पदों का विवरण मैं आपको बता देता हूँ, टोटल वैकेंसियाँ बता देता हूँ कैसे कैसे हैं, और सैलरी भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कितनी रहेगी। तो सबसे पहले आप समझिए, विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में है। ये स्टेट यूपी के लखनऊ जगह में है। इसमें पद का नाम है अवर अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल, और इसके अंदर जो सैलरी होगा वो 9 से लेकर 34,000 के बीच का पे बैंड होगा। इसके अंदर लेवल 6 का ये सैलरी होगा, और इसके अंदर आपको बता दूं 4,200 रुपये इसमें जो है ग्रेड पे होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए अधियाचित कुल रिक्तों पदों का आरक्षणवार विवरण, मतलब कि भाई जनरल की कितनी वैकेंसी है, SC की कितनी है, ST और OBC की कितनी है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग वालों की कितनी है, और EWS, और टोटल वैकेंसियाँ कितनी है, और पोस्ट तो जो है परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। तो आपको बता दूं निर्माण विभाग में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर टोटल वैकेंसी 1092 है, जो कि इन्होंने कहा है कि आपकी ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि आप टोटल में जो आपके 1092 लोग होंगे इसमें से हो सकता है 600 के करीब लोग ऐसे हो जाए जो परमानेंट हो जाए यहाँ पर, और बाकी लोग टेम्परेरी पोस्ट पर रिक्रूट हो जाए, ऐसा हो सकता है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंदर इन्होंने जो पोस्ट निकाला है वो सहायक विकास अधिकारी, मतलब पोस्ट का नाम सहायक विकास अधिकारी है, लेकिन
लेकिन है ये सिविल इंजीनियर की ही पोस्ट, मतलब ये जूनियर इंजीनियर सिविल की ही पोस्ट है, लेकिन इसके अंदर इसका अलग नाम भी है सहायक विकास अधिकारी। और इस ऑफिसर का जो पोस्ट होगा इसका सैलरी आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये भी लेवल 6 में आता है। टोटल वैकेंसी इसमें 765 है, ये पोस्ट परमानेंट होगा। वहीं आप देखोगे उत्तर प्रदेश का जो जल निगम है ग्रामीण के लिए, उसके अंदर आप देखोगे तो जेई रिक्रूटमेंट जो पोस्ट आई है उसकी सैलरी आप रीड कर सकते हो। टोटल वैकेंसी 693 है, जिसमें से जनरल को 279 होंगी, वहीं 145 जो होंगी वो एससी की होंगी, एसटी और बाकी सब लोग अपने यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से रीड करनी होगी। इसी के अलावा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड है उसके अंदर इन्होंने बोली है टोटल वैकेंसी 146 है। सैलरी आप यहाँ से देख लेना, पोस्ट आप समझ लेना, सारी पोस्ट सिविल इंजीनियर की ही है, जूनियर इंजीनियर सिविल की ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी पोस्ट देख लो, बस इतना याद रखिए कि सैलरी याद देख लो और हर पोस्ट को ये देख लो किस विभाग में कितनी कितनी वैकेंसियां आई हैं और कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहाँ पर परमानेंट होगी। मोस्टली परमानेंट वैकेंसियां कम ही होती हैं, टेम्पररी ज़्यादा होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है अस्थायी, मतलब कि परमानेंट पोस्ट नहीं है वो। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो टोटल वैकेंसी 2847 टोटल वैकेंसी इन्होंने निकाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे स्टेट से इतने लोग ही रिक्रूट होंगे सिर्फ। सारिणी 2 आप देखोगे कुल विज्ञापित पदों के संक्षेप क्षैतिज आरक्षण का विवरण मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अभी जो आपने वैकेंसियाँ देखी उसके अंदर आप ये समझिए, अगर आप लोग दिव्यांग हो, ठीक है, अगर आपको कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कम सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, या आप नहीं चल सकते हो, कोई भी लैग डिसेबिलिटी है या कोई और डिसेबिलिटी है, तो हर डिसेबिलिटी वाली वैकेंसी इन्होंने यहाँ लिखी है। सपोज अगर आप निर्माण विभाग में लेते हो वैकेंसी, तो वहाँ पर 21 वैकेंसी तो उनकी है जो कि फ्रीडम फाइटर्स के डिफेंडर हैं। डिफेंडर बेसिकली वो हो जाते हैं जो उनके जो है फ्रीडम फाइटर के आर्चित हैं, बेसिकली उन्हीं के परिवार से आते हैं। मतलब कोई कह रहा है कि मेरे नाना या मेरी नानी या मेरे दादा या मेरी दादी फ्रीडम फाइटर्स में रहे या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में रहे हैं, तो उन लोगों के परिवार से अगर आप आते हो तो आपकी वैकेंसी टोटल 21 है इसमें निर्माण विभाग के अंदर सेम पोस्ट पर। और उसी के अंदर अगर आप बंधीर हो या फिर श्रवण शक्ति में, हाँ, इन सब में डिसेबिलिटी अगर आपकी है, एचएच अगर है, तो आपकी 33 वैकेंसी है। वहीं पर आप अपने अपने वर्ग वाइज वैकेंसियां समझ सकते हैं। महिलाओं की बता दूं, इसी विभाग में टोटल वैकेंसी महिलाओं की टोटल वाली वैकेंसियों में से महिलाओं की 218 है। खिलाड़ियों की आप देख सकते हैं, मतलब जो स्पोर्ट पर्सन है उनकी भी वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली आप लोगों को हर विभाग द्वारा अपने रिजर्वेशंस की वैकेंसियों को देखना है कि टोटल कितनी है। तो ये आप यहाँ से समझ लेना टोटल रिजर्वेशन के हिसाब से। महिलाओं की वैकेंसी देखिए, टोटल जितनी वैकेंसी निकाली है 2800 के करीब, उसमें से लगभग 500 से 600 लोग वही होंगे जो सिर्फ महिलाएं होंगी रिक्रूट ऑल इंडिया से। ठीक है, रिजर्वेशन वैकेंसियों का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो यूपी स्टेट के, बाहर वालों को जनरल से मिलेगी वैकेंसी। ये तो पैट में भी बता देते हैं वो लोग। अभी बात आती है डिसेबिलिटी में, आप देखोगे ऊपर लिखा है BLV-HH, इसका मतलब है हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब कि उसको सुनने में ज़्यादा दिक्कत है। 1 आर्म अफेक्टेड, 1 लेग अफेक्टेड, लेपोरोसी क्योर्ड यानी कि रोग मुक्त कुष्ठ है वो। ठीक है, या फिर ड्वार्फिम्स यानी कि बोनापन, ये एक उसकी डिसेबिलिटी है। तो ये डिसेबिलिटी अगर आप में आ रही है, इनमें से किसी में भी आप हैं, तो इसका फायदा आपको वैकेंसियों से मिलेगा। ठीक है, तो वो आप अपनी अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। आरक्षण इन्होंने साफ बोला है ये यूपी स्टेट गवर्नमेंट का ही चलेगा। इसका मतलब ये है कि कोई दूसरे स्टेट से अगर जा रहा है इस वैकेंसी को लेने तो उसको रिजर्वेशन नहीं होगा इस वैकेंसी पर। ठीक है, तो ये आप यहाँ से रीड कर लेना, ये सारे पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए फॉर्म भरने की। तो जैसे मान के चलो अगर आप लोग लोक निर्माण विभाग के अंदर लेते हो इस वैकेंसी को, तो आपकी एलिजिबिलिटी ये होगी कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। हाई स्कूल मतलब क्या हो जाता है, ये 12th पास। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब 3 साल का डिप्लोमा किया हो, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके बराबर, मतलब 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब आप स्कूल तो पास आउट हो, इसके अलावा आपका डिप्लोमा 3 साल का चाहिए होगा इनको। ठीक है जी, ये इन्होंने बताया निर्माण विभाग में सेम पोस्ट पर। इस तरीके से आप लोग अपनी अपनी एलिजिबिलिटी रेट कर लेना। अब पैट तो आपने दे दिया, ठीक है, उसके अलावा भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये सब आप थोड़ा देख लेना कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपके लिए। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ सहायक विकास अधिकारी, वही सेम पोस्ट आपका, तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि भाई आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब किसी कैंडिडेट ने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है तो वो फॉर्म भर सकता है इस पोस्ट पर।
तो ये इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है, तो ये आप यहाँ से रीड कर लेना। एक एक पोस्ट को रीड करना पड़ेगा कि भाई किस किस की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जैसे आप देखोगे जूनियर इंजीनियर जो आपका जल निगम में जाएगा, उसको इन्होंने कहा है कि आप जो है शासन द्वारा, मतलब यूजीसी, आप बेसिकली ये समझिए यूजीसी या AICTE द्वारा कोई भी जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, अगर उनसे आपने जाकर पढ़ लिया है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग कर ली है, डिप्लोमा कर लिया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। पूरे इंडिया से है ये क्वालिफिकेशन, कहीं से भी हो सकती है, तो ये सब है। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन यहाँ लिखी हुई है, तो आप क्वालिफिकेशन रीड कर लेना। तो क्वालिफिकेशन यहाँ दी हुई है, ऊपर एलिजिबिलिटी दी हुई थी पैट वालों की, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता ये होती है कि भाई मान के चलो कोई NCC सर्टिफिकेट B और C और A वाला है, तो उसको अलग फ़ायदा यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, तो उसको भी लेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है, तो वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो जाएगी। हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, तो उसको रीड कर लेना। एज मैं आपको बता देता हूँ, एज अप्लाई करने के लिए 18 से 40 के बीच में हो, और ये एज आप लोगों की किस दिन कैलकुलेट होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। और सेम अगर आप लोग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में जाओगे तो वहाँ पर भी 18 से आपकी एज ली जाएगी, यानी कि 18 प्लस हो कैंडिडेट, ये उसका एज क्राइटेरिया यहाँ पर सिलेक्ट होगा, और 40 से बिलो हो, ये वो लोग लेने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ, तो अब इसी तरीके से आप देख सकते हो कि भाई आपकी एज कितनी चाहिए। आप देखोगे, आप वहीं पर अगर आप जल निगम में जाते हो तो आपकी एज 21 प्लस चाहिए, 40 से बिलो चाहिए। मतलब हर विभाग वाले सेम पोस्टों पर रिक्रूट कर रहे हैं, सेम पोस्ट पर सिविल इंजीनियर को ही रिक्रूट कर रहे हैं ये, लेकिन इनके अलग अलग विभागों में जो है क्वालिफिकेशन अलग है और एज लिमिट भी अलग अलग है, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है भाई। तो अपने अपने हिसाब से देख लो, जो भी जिस भी पोस्ट पे आपको लेना हो, जिस भी विभाग में लेना हो, तो उसकी वैकेंसी तो आप समझ ही लोगे ऊपर। इसके अलावा एज भी यहाँ से समझ लेना है जो आपकी लिखी हुई है। तो इस तरीके से पूरा नोटिस में आप समझ पाए होगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा। आपका प्रीलिम्स आपने पैट दे दिया, वही काफ़ी है। अब आपको मेन्स देना है इस एग्ज़ाम में। मेन्स एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस इन्होंने दे रखा है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा के अनुसार, मतलब कि जो आपका मेन्स एग्ज़ाम है उसमें जो मार्क्स आएंगे उसके ब्याज पर ही आपका सिलेक्शन होगा। वहाँ से एक कट ऑफ बनेगी, एक कट ऑफ लिस्ट आएगी कि भाई इस कट ऑफ से ऊपर जितने मार्क्स वाले लोग हैं वो अपने आकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, आपका सिलेक्शन हुआ है। बेसिकली ये होगा, इस तरीके से होगा। और ये कट ऑफ जो आएगी वो आएगी लगभग 15 टाइम्स लोगों के लिए। इन्होंने बोला है पदों में जितनी वैकेंसी है उसके 15 टाइम्स लोगों को हम जो है कट ऑफ में डालेंगे। कट ऑफ में मतलब टॉप के 15 गुना लोग, 15 टाइम्स जितनी हमारी वैकेंसी है, मान लो 3000 वैकेंसियाँ हैं ये, तो हम इसका 15 टाइम्स लें तो कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। तो इतने लोग ही इसके अंदर इन्होंने बोला है ऋतु को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इतने लोगों को ही ये लोग मेंस एग्जाम में शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो इन्होंने साफ साफ बोला है। अब ये मेंस एग्जाम अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर एक परसेंटाइल वाले स्कोर लगेंगे, नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो UP SSC अपने कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को यूज़ कर रहा है, इंटरनेट पर जाकर ढूंढ लेना। नहीं मिलता तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं रिजल्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो अभ्यर्थी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने लिखे हैं, इसको आप रीड करना, थोड़ा सा आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, काम के रहेंगे सारे। तो इसी तरीके से रहेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं डायरेक्ट। देखो अभी आपके स्क्रीन पे जो अब आया है वो आया है यूपी स्टेट का SC ST का सर्टिफिकेट। ये SC वाला सर्टिफिकेट है। अगर आप यूपी स्टेट के SC हो तो आपका ये सर्टिफिकेट लगेगा, जो आप फॉर्म भरोगे तब लगेगा ये, ठीक है। इसी तरीके से ST वाला सर्टिफिकेट आप यहाँ देख सकते हो, ये यूपी का ही है, बाहर वालों का नहीं है। बाहर वाले तो जनरल से ही वैकेंसी ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो। ये OBC का आप देख पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो ये आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS वालों का सर्टिफिकेट है यूपी स्टेट का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, हर स्टेट हर यूटी का अपना अपना सर्टिफिकेट है आज के समय पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके सामने है। डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो ये वाला सर्टिफिकेट आपका लगेगा, फॉर्म के अंदर ही ये लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये सारे फॉर्म्स इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। अब इसके अंदर कुछ इन्होंने ये पॉइंट लिखा है, इसको हम खाली इसको छोड़ देते हैं। ये ऐसी लेटर है, इस रिक्रूटमेंट को कराने से जुड़ा हुआ एक लेटर है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसको अगर रीड करना हो तो रीड कर लेना। और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट आपके लिए लिखे हैं इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप अगर चाहो तो रीड करा जा सकता है, ठीक है।
तो हम इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम डिप्लोमा एवं सिविल इंजीनियरिंग में समकक्ष हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली किसने सिविल इंजीनियरिंग करा, किसी ने सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग करी, किसी ने सिविल SFS मोड में करी। देखिए मैं आपको बता दूं भाई, काफ़ी तरह से होता है, आपका पता है इंजीनियरिंग भी काफ़ी तरह से होती है। मतलब बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, बहुत बहुत एक एडवांस चीज़ें हैं। कभी आप सीखो तो, अगर कोई नए लोग हैं तो आप इस फील्ड में भी जाते हो तो आपके लिए आगे करियर ऑप्शन होते हैं। तो अब इतना समझिए कि सिविल और रूरल इंजीनियरिंग वाला कैंडिडेट, सिविल SFS मोड वाला और सिविल ड्राफ्ट्समैन और सिविल उसका अगर जो है इंजीनियरिंग है नॉर्मल जो आपका डिग्री होता है, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग है अगर, ठीक है, अगर इनमें से किसी का भी, इसमें से किसी फील्ड का अगर डिप्लोमा होगा तो वही एक्सेप्ट होगा। डिप्लोमा इन अगर इन सब में हो रखा होगा तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड सर्वेइंग टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और सर्वे इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और ये सब चीज़ों से ही वो लोगों को लेंगे। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है। और इसके अलावा अगर बात करें, कोई कैंडिडेट कह रहा है कि मेरा जो है डिप्लोमा जो है वो इस फील्ड का है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का है और ये सब का है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, अगर ये सारी चीज़ें हैं, इन्होंने सारी चीज़ें लिखी है। अगर आप इनमें से आते हो तो इन्होंने बोला कृपया उक्त निर्धारित के अनुसार अगर, ठीक है, कराने का कष्ट करें। तो भाई इनमें से आपका जिसमें भी, आप इनमें से अगर एक में भी आपने अगर ले रखा है तो आप सभी लोग एलिजिबल है। इनमें से किसी भी फील्ड में आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इन वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हैं। संख्या एवं दिनांक तदेव, मतलब क्या कह रहे हैं ये, साफ साफ यही कह रहे हैं भाई, इनके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। देखिए तो ये नोटिस है, बेसिकली ये गवर्नमेंट नोटिस है। ये नोटिस बने थे कि भाई सेवा में सचिव UP SSC तृतीय तल और पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ से इन्होंने बोला कि विषय क्या बोला कि विधित अर्हता के बराबर समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित कर अधियाचन प्रेषित किए जाने के विषय के संबंध में। मतलब ये इन्होंने रिक्रूटमेंट कराने के लिए इन्होंने लेटर लिखा और उसके बाद ये रिक्रूटमेंट आई है आप लोगों की। तो ये लेटर आप रीड कर सकते हैं। बेसिकली इन लेटर के आधार पर ही आप लोगों का ये रिक्रूटमेंट आया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मेजर डिसिप्लिन देयर करस्पॉन्डिंग कोर्सेज एंड रिलेवेंट एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली यहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग की फील्ड लिखी हुई है, डिप्लोमा कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं। मैं इसके बारे में बताऊँगा ये लिस्ट किस चीज़ के बारे में दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले आप पूरी लिस्ट देख लीजिए। मेटलर्जी वालों की है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग और मिलिट्री इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग की लिस्ट दे रखी है इन्होंने, कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर। तो ये आप यहाँ से एक बार रीड करें पूरा। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो चुका है। तो देखिए बेसिकली ये वो सारी फील्डें हैं, ये लोग ये बता रहे हैं कि इन फील्ड के अगर लोग हैं तो वो इस वैकेंसी को ले सकते हैं। तो इन्होंने साफ साफ लेटर लिखे। ये दिसंबर में लेटर गए एक जगह से दूसरे जगह, उसके बाद ये रिक्रूटमेंट आपके लिए आज मार्च में देखने को मिल रही है। तो ये लेटर के अनुसार ही आप देखोगे, अगर आपका इनमें से किसी कोर्स में भी अगर इंजीनियरिंग है तो बेसिकली आप इस वैकेंसी पर एलिजिबल हो। बेसिकली सिविल से होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ITI के अतिरिक्त अन्य हाई स्कूल कक्षा 10th उत्तीर्ण परीक्षार्थी ITI के समकक्ष नहीं माने जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ हाई स्कूल क्या है। बेसिकली देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का 12th पास नहीं चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट 12th पास नहीं चाहिए, कैंडिडेट चाहिए 10th पास। हाई स्कूल होता है आपका 10th पास। मतलब यूपी स्टेट का अगर कैंडिडेट ने, यूपी स्टेट में ही ना सही दूसरे स्टेट में भी अगर वो गया और अगर उसने 10th क्लास को पास कर लिया है, ठीक है, इसके अलावा 10th क्लास वहाँ पर हाई स्कूल कहा जाता है। तो आपको पता है कि अभी कैंडिडेट जो होता है वो डिप्लोमा 10th के बाद कर सकता है, हालांकि 12th के बाद भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने 10th के बाद सीधा आप क्लास इस 10th तक स्कूल तक पढ़े और 10th के बाद आपने डिप्लोमा कर दिया इस फील्ड के अंदर, ठीक है, तो अगर वो डिप्लोमा 2 साल या 3 साल जितना भी मांग रहे हैं ये उतने साल का डिप्लोमा हो और 10th पास कैंडिडेट हो, चाहे वो यूपी स्टेट बोर्ड से हो या ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड से, अगर वो 10th क्लास पास आउट है और डिप्लोमा अगर उस फील्ड के अंदर पास आउट है सिविल इंजीनियरिंग में, बेसिकली बाकी जो भी लिखे हुए थे यहाँ पर, तो आप लोग इसके लिए क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल हो। बाकी एज और यूपी पैट 23 अपीयर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम पैट में 10th क्लास पास आउट भी बैठ सकता है, ये मुझे अभी पता लगा। तो मेनली यूपी पैट की क्वालिफिकेशन यही होती है, 10th 12th वाले अपीयर्ड और पास आउट वाले भरते हैं फॉर्म, और यही सब लोग फॉर्म भरते हैं। देखो यूपी पैट की अलग क्वालिफिकेशन होती है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, जो आपका नोटिफिकेशन पैट वालों का आया था, तो वो आपने देखा हो तो अच्छा है। जो 23 वालों का था, तो 23 वाले के पैट नोटिफिकेशन में ही मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि आप लोगों के लिए
क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी पैट में बैठने के लिए होती है, और पैट अगर देकर आए हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो इसके लिए। तो 2847 टोटल इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कंबाइंड टोटल इतनी है, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हो गया है डिस्कस। कोई डाउट रह जाए इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा इस पूरे नोटिस में तो कमेंट में बता देना। फॉर्म आपका क्या है, लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ, जैसा आप देख रहे हो 7 मई लिखा है इसमें, यानी आपका फॉर्म मई महीने की 7 तारीख में ओपन होगा, ठीक है। तो तब मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा, तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर लेना। इसमें मेंस एग्जाम अभी इन्होंने बोला मेंस लेंगे हम, तो मेंस एग्जाम का ये लोग सिलेबस क्या देंगे, तो बेसिकली इन्होंने जो सिलेबस पिछले रिक्रूटमेंट में लोगों को दिया था 23 वालों के लिए वही आपके में डाल देंगे। थोड़ा उसमें हो सकता है 1-2 चीज़ें बढ़ा दें, इस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। तो सिलेबस कब आ जाएगा, तो भाई ये सिलेबस आपका जून महीने में तक आएगा, मई 30 के बाद ही ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे तो आप 23 वाला देख के भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो इस तरीके से रहेगा। तो हज़ारों लोग फॉर्म भरेंगे इस वैकेंसी का। कोई डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट में बताना, और इस जानकारी को अपने तक मत रखना, पूरे विश्व भर में फैला देना। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।